और बड़ी खबर बता दें आपको, यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं कांग्रेस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद पीयूष गोयल के साथ अमित शाह से अब से कुछ देर पहले उन्होंने मुलाकात की, अपनी गाड़ी से रवाना हुए थे वहां। और अब ये जानकारी निकल रही है कि कुछ ही देर में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो दामन थामेंगे। और देखिए तस्वीरें अब सामने आने लगी है। पीयूष गोयल के साथ आए हैं जितिन प्रसाद और ये बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंच रहे हैं मंच पर। ये सीधी तस्वीरें देखिए आप, पीयूष गोयल के साथ आए हैं और पीयूष गोयल के साथ ही पहुंचे हैं और यहीं पर अब वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार इस तरह की अटकलें लगाई जा चुकी थी कि जितिन प्रसाद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले आम चुनाव और उससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले भी जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने की खबर आई थी। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनका बीजेपी में जाना कांग्रेस की जो कोर टीम थी उसके लिए बेहद घातक था उस वक्त, क्योंकि खुद राहुल गांधी उस वक्त अध्यक्ष थे और ऐसे में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था और उनको रोका था पार्टी के अंदर। और उन्होंने खुद आके बयान दिया था कि वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हो पाया। जो भी वजह रही हैं, अब वो बीजेपी के मंच पर बैठे हुए हैं। पीयूष गोयल आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। जितिन प्रसाद जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं। आप पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस संगठन में कई विभिन्न पदों में आपने कार्य किया है। आपके पिताजी स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी जो आज हमारे मध्य हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह श्री जितिन प्रसाद जी को पार्टी की सदस्यता दिलाएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची उनको सौंपें। आदरणीय पीयूष गोयल जी, बुके देके आपका स्वागत करें। इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि जितिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनिल जी। माननीय जितिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी जब आकाशात्मक एकदम सडनली उनके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ। और ये मुंबई में तब काम करा करते थे, बहुत अच्छी पद पर थे। दून स्कूल से पढ़ाई की, श्री राम कॉलेज से, दिल्ली के विख्यात कॉलेज से पढ़ने के बाद MBA करने के बाद अपने काम में लगे थे, जब बहुत छोटी उम्र में उनको परिवार को ये धक्का पड़ा। लेकिन छोटी आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से, अपने काम से लोगों का दिल जीता। 2 बार पार्लियामेंट में अच्छे मतों से जीते।
पहली बार शाहजहांपुर से 2004 में, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेंद्र जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं। मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे तो एक पर्सनल अनुभव भी है। मैं याद करता हूं कि जब ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने बहुत प्रयत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कन्वर्जन स्वीकृत तो करा पाई, लेकिन उसको गति नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द वो पूरा हो काम। मोदी जी की सरकार 2014 में आए, तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे, और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता, और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितेंद्र प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जितेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है
अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिल के, भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, कि निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहाँ सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं, जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में ज़रूरतमंद है। और दूसरा कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक, गोयल जी आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य, सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद नितिन जी। एक मिनट, अभी आप इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करेंगे, और क्योंकि कोविड गाइडलाइंस हैं, सब लोग पालन कीजिए। ये टिक टैक थोड़ी देर बाद में एक एक करके सबको देंगे, कृपया अनुशासन बनाए रखें। तो जितिन प्रसाद को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों का काम नहीं कर पा रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी में 3 दशकों तक मेरा पूरा परिवार और सब कुछ 3 पीढ़ियां रही है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मुझे कांग्रेस में काम करने को नहीं मिल रहा था। मैं अपने लोगों के लिए काम नहीं आ पा रहा था, इस लायक नहीं बचा था कि मैं अपने लोगों की मजबूरियों में उनके साथ खड़े रह पाऊं। इसीलिए अब मैं बीजेपी का दामन थाम रहा हूं। 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। एक तो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ एक, वो बीजेपी है, और कांग्रेस को व्यक्ति विशेष की पार्टी करार दे दिया।
ढांचागत इंस्टीट्यूशनल दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी। और विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। सिर्फ एक पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, बीजेपी है। विकास ये कहा और ये कहा कि बाकी पार्टियां व्यक्ति विशेष पार्टियां हो गई हैं। कोर टीम में थे राहुल जब अध्यक्ष थे तब, और अब बीजेपी के साथ हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद ये दूसरा बड़ा नाम। जी बिल्कुल सही कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद ये दूसरा बड़ा नाम है कांग्रेस का जो बीजेपी में आया है और बीजेपी का दामन थामा है। और जब जतिन प्रसाद बोल रहे थे, ठीक हमारे पीछे जो बीजेपी का ये मंच है जहाँ वो पीयूष गोयल के साथ थे, तो उन्होंने बताया कि आखिरकार उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा। कहा कि 3 पीढ़ियों से कांग्रेस का उनका जुड़ाव रहा है और कांग्रेस के दल में रहते हुए उन्होंने लगातार काम किया है, लेकिन अब वो कांग्रेस नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य था कि वो व्यक्ति विशेष की एक पार्टी रह गई और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सही मायने में राष्ट्रीय चरित्र की पार्टी है। यहाँ एक बड़ा संगठन है और एक संगठन के तौर पर बीजेपी काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां वो जनता के काम नहीं आ पा रहे थे, जनता के उपयोग में वो नहीं आ पा रहे थे, वहां काम करने का कोई माहौल नहीं था। इसलिए जो बीजेपी काम कर रही है और प्रधानमंत्री नेतृत्व के कामों की सराहना करते हुए उन्होंने एक जस्टिफाई करने की यानी सफाई देने की भी कोशिश की कि क्यों वो बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि वो कई पीढ़ियों से कांग्रेस में रहे हैं, राहुल गांधी के कोर टीम में रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में ये मंत्री रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। सारी उपलब्धि इनकी कांग्रेस की है, लेकिन ये कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में क्यों आ गए। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बच चुका है तो उसको एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि उनको ये करना भी था, बताना भी था कि आखिर कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं। तो बड़े ही साफ और सधे हुए शब्दों में जतिन प्रसाद ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा है और बीजेपी क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि नए एक भारत बात का और उन्होंने कही कि उनके मन में ये चीज बहुत पहले से चल रही थी, अपना योगदान देना चाहते हैं। लंबे वक्त से उनके मन में ये बात चल रही थी बीजेपी ज्वाइन करने की। जी ये बात उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि ये जी बिल्कुल कहा कि 7-8 वर्षों से ये बात उनके मन में चल रही थी कि आखिर हम किस दल में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बारे में कहा कि किस दल में काम कर रहे हैं। कहा कि जनता ने दरकिनार कर दिया, वहाँ लोगों के लिए काम करने का स्कोप नहीं बचा था। वो काफ़ी वर्षों से 7-8 वर्षों से सोच रहे थे कि वो कहाँ काम कर रहे हैं और काफ़ी सोच समझकर मंथन करने के बाद इस निर्णय पर हम पहुँचे हैं कि आज बीजेपी में हैं। उन्होंने ये बात कही, यानी वो काफ़ी पहले से मंथन कर रहे थे। और दूसरी बात एक मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी का एक रणनीति का हिस्सा भी होता है। आप भी अनुभव किए होंगे कि जब भी कहीं चुनावी माहौल बनता है, चुनाव होता है, तो उसके पहले बीजेपी में एक ज्वाइनिंग का दौर चलता है। ये बीजेपी की रणनीति ऐसा नहीं है कि चुनाव आए तो बीजेपी सहज तौर पर ज्वाइन करा रही है। अगर जतिन प्रसाद थोड़े दिन पहले भी ज्वाइन करना चाहते तो बीजेपी वो रोक कर रखती कि ठीक चुनाव के पहले ज्वाइन कराओ और अगले पार्टी को धक्का दो और अपने लिए एक संदेश दो। देखिए जतिन प्रसाद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा तबका है और वहाँ निर्णायक भूमिका निभाता है ब्राह्मण, और वहाँ पर यह संदेश था और वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी थी कि लगातार ये सूचना आ रही थी कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, तो उस नाराजगी को भी इन्हें दुरुस्त करना था, एक संदेश देना था। तो बीजेपी ने भी एक दाव चली है कि जतिन प्रसाद के माध्यम से ब्राह्मणों को निशाना बनाया है। जी लेकिन सवाल यहाँ पर विकास ये है कि अब क्या कद मिलेगा, क्योंकि इससे पहले प्रियंका गांधी ने रोका था उन्हें, तब रुक गए थे, लेकिन शायद बात बनी नहीं। कुछ रिएक्शंस आए हैं, कुछ बयान आए, वो सुन लेते हैं पहले। चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में ज़रूरतमंद है। और दूसरा कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो,
अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को ज़रूरत है। मैं इस वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक गोयल जी, आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य, सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद। जितिन प्रसाद कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के अंदर वो काम नहीं कर पा रहे थे, लायक नहीं बचे थे। राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, यहां तक कि जिला स्तर तक का जिक्र कर दिया उन्होंने। रवि सिसोदिया, ये बताइए आपकी कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है यूपी चुनाव के पहले, क्योंकि जब जितिन प्रसाद शामिल हुए जो राहुल गांधी की कोर टीम के थे, यानी कि एक बड़ा नाम गया उत्तर प्रदेश का इस वक्त। बिल्कुल, देखिए नावेद, अब कुछ दिनों में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यूपी के चुनाव की जिम्मेवारी कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के ऊपर है। प्रियंका गांधी यूपी की कांग्रेस महासचिव है और वहां से कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। जितिन प्रसाद एक बड़ा चेहरा माने जाते रहे, ब्राह्मण फेस वहां के थे यूपी के, और वो अगर पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। दूसरी सबसे अहम बात है कि जितिन प्रसाद जो कि G23 की तरफ से जो सदस्य हैं, जो लेटर लिखा गया तो उसमें जितिन प्रसाद भी उसमें थे, G23 के सदस्य थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस को, जो जिस पार्टी में पहले तो कांग्रेस को, उन्होंने बताया था कि उनके तरफ से उस तरह के उनको अप्रोच किया गया था और इसी वजह से उन्होंने G23 के साथ में जाकर चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। और यही वजह है कि उनको बाद में पश्चिम बंगाल कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। उनके जिम्मे 2 राज्य दिए गए थे, लेकिन जिस तरह से जब चुनाव अभी चल रहे थे पश्चिम बंगाल के, चुनाव के दौरान ही उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है और वो प्रचार में या फिर पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसको नहीं आगे कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने बीच में जो पूरा प्रचार का तंत्र है, या यूँ कहें कि जो चुनाव के दौरान उस बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस आ गए थे। उसके बाद ये कयास लगाया जा रही है कि वो क्या कोई यू टर्न ले सकते हैं, क्या दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो नाराज चल रहे थे, पार्टी में काफ़ी दिनों से हाशिए पे थे, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। तो ये जरूर कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले अगर जितिन प्रसाद जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन किए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यूपी कांग्रेस की महासचिव में प्रियंका गांधी, तो क्या ऐसी वजह रही कि क्या उनकी प्रियंका गांधी से बात नहीं हो पा रही थी? क्या ऐसी वजह रही कि उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा? जी बने रहिए। विकास, ये चलिए खबर बता दे, पहले जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी में ही उन्हें ज्वाइन करना था बीजेपी को, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते ये हो नहीं पाया और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे। विकास चंद्रा हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, कांग्रेस उन्हें बंगाल प्रभारी बनाती है, लेकिन ऐसी स्टेट में खुद राहुल गांधी एक बार भी प्रचार करने नहीं जाते, कांग्रेस पूरी तरीके से वहां से पीछे हट जाती है। सिर्फ जितिन प्रसाद नहीं, कई ऐसे कांग्रेसी होंगे जिनका मनोबल टूटा होगा इस वक्त। ये निश्चित तौर पे आप देखें, कांग्रेस की राजनीति को देखें, पूरी कांग्रेस पार्टी को देखें, कांग्रेस के अंदर जो मचे घमासान को देखें, बगाहे बगाहे कांग्रेस नेतृत्व पर वहाँ के पार्टी के ही लोग सवाल खड़े करते रहते हैं। चिट्ठियां भी लिखी गई थी कि क्यों सिर्फ गांधी नेहरू का खानदान का व्यक्ति ही कांग्रेस का अध्यक्ष हो, किसी और पे दाव क्यों नहीं लगाया जा सकता है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जो चाहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, किसी और भी कार्यकर्ता पर पार्टी विश्वास करे ताकि हो सके कि उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की नैया पार लगे। आप देखें, कांग्रेस लगातार बेचैन है अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को पाने के लिए, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि प्रियंका गांधी वहां कमान संभाली हुई हैं, लगातार प्रियंका गांधी अपने पसीने को बहाती हैं। ऐसी स्थिति में और कांग्रेस को इत्तेफाकन अगर राजनीति में जाति का जिक्र जरूर हो जाता है तो पहले से कांग्रेस के ऊपर है कि ये ब्राह्मण को साध कर चलने वाली पार्टी है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा मेहनत कांग्रेस पार्टी कर रही है, प्रियंका गांधी कर रही है, उनका एक ब्राह्मण चेहरा ही बीजेपी में आ जाता है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी एक क्या कि चुनौती तो नहीं कहेंगे, वो धक्का जरूर लगा है उनको। सदमे की बात कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर है कि
बीजेपी ने एक बहुत बड़ी सेंधमारी कर दी है। और जहां तक रहा सवाल, आपने पूछा था कि इनको जिम्मेदारी क्या दी जाएगी, पार्टी में इनको ओहदा क्या दिया जाएगा, तो जैसा कि पीयूष गोयल ने कहा कि हम एक बहुत बड़ी भूमिका इनकी देख रहे हैं। तो अब बीजेपी क्या इनकी भूमिका तय करती है उत्तर प्रदेश में, चूंकि सामने चुनाव है, सबको साधना है, सोशल इंजीनियरिंग भी बीजेपी को देखना है, नाराज ब्राह्मणों की नाराजगी भी दूर करनी है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद को बीजेपी कोई ना कोई सम्मानजनक पद, प्रतिष्ठा या जगह ऐसी देगी जहां से अच्छा एक संदेश जा सके। जी, धीरेन्द्र पुनीर मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, कितना बड़ा वार है जितिन प्रसाद का ये कि आज सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस के लिए उन्होंने ये कह दिया कि अब न क्षेत्रीय स्तर पर न जिला स्तर पर कहीं मैं काम नहीं कर पा रहा था, इतना मैं अपने आप को लायक नहीं समझ पा रहा था। देखिए, जितिन प्रसाद का आना बहुत बड़ी, जो यूपी के अंदर बीजेपी के लिए जितना फायदा है उससे बड़ी चोट कांग्रेस के लिए है। लंबे समय से कांग्रेस में प्रियंका गांधी ट्विटर के माध्यम से और उसके माध्यम से वो कोशिश कर रही थी कि अपनी पार्टी को संभाल सके। मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट काम नहीं कर पाया। और जिस तरह से मैं खड़गपुर में मेरी मुलाकात हुई बंगाल में, जब चुनाव के प्रभारी के तौर पर जितिन प्रसाद वहाँ थे, बीके हरिप्रसाद भी, और हम लोग लगभग एक ही होटल में रुके हुए थे, तो बातचीत में उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र जी यहाँ कांग्रेस की क्या हालत है। हमने कहा कि शायद जितना आप किराया खर्च कर रही है कांग्रेस, यहाँ इतने वोट नहीं हासिल कर पाएगी। उस समय उनके मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा उस समय भी सोच विचार में थे कि क्या करना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा ये लगातार लग रहा था कि आज ज्वाइन करेंगे जितिन प्रसाद, कल ज्वाइन करेंगे, लेकिन उस वक्त उनको कांग्रेस बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार इस पूरे माहौल में अगर हम देखते हैं तो ये यूपी में कांग्रेस की लगातार गिरती हुई स्थिति है और बीजेपी ने इसमें एक तीर से कई निशाने साधे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ कोशिश की जा रही थी उत्तर प्रदेश में, जो एक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अपर कास्ट में ब्राह्मण वर्ग है, वोट बैंक भी सबसे बड़ा वोट बैंक है अपर कास्ट का, वहाँ लगभग 9 से 11% के करीब माना जाता है, उसकी नाराज़गी की बार बार बात की जा रही थी, कम से कम बीजेपी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ। लेकिन इसके आने के बाद इस चर्चा को भी विराम मिलेगा। इसके साथ साथ कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, रही सही उम्मीद थी, मुझे लगता है वो भी साफ होती हैं। तो ये एक बड़ा आपको कि जो राहुल गांधी की कोर टीम थी उसके सभी लोग धीरे धीरे करके छितर रहे हैं, क्या वो सम्मान उन्हें पार्टी में नहीं मिल रहा है जो राहुल गांधी के साथ थे? देखिए, जिस तरह से पार्टी चल रही है इस समय, जिस तरह से पार्टी को अलग अलग आइडियाज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हैं राहुल, उसमें कहीं भी ये कंसिस्टेंसी शायद उनके सहयोगियों को नहीं लग रही है। क्योंकि जिस तरह से पहले टाइम में कोर टीम में शामिल थे, उसके बाद धीरे धीरे इनको अलग कर दिया गया था, साइड लाइन होने वाले लोगों में थे। जिस तरह से आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना हुआ, उसी तरह जितिन प्रसाद का जाना हुआ, ये वो लोग थे जिनको नई टीम, राहुल की टीम में माना जाता था, लेकिन उसके बाद जो निर्णय हो रहे थे वहाँ उसमें इनकी सहभागिता बिल्कुल नहीं दिख रही थी। तो ये चीज़ें, दूसरा ये भी है कि इनको अगर राहुल कितना भी दे दें, अपने उसमें प्रभाव में रखें या उनको कितना ही भाव दे दें, उनको कितनी पोजीशन दे दें, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस अभी किसी पोजीशन में खड़ी होती हुई नहीं दिख रही है, कोई भी रणनीति वहां काम नहीं आ रही। क्योंकि जिसे कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा था प्रियंका गांधी, उनके आने के बाद भी हम लोगों ने चुनाव में हाल देखा था, जिस तरह का सबसे बेहतर उन्होंने कॉम्बिनेशन सोच सकते थे उस तरह का कॉम्बिनेशन सोचा था। लगता है कि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में कांग्रेस कहीं नहीं है। ऐसे में वो राजनेता जिनका दखल रहा, जिनकी ताकत रही और जिनके पास अपनी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, जितिन प्रसाद जी के पास, जितेंद्र उससे लेकर जितेंद्र प्रसाद से लेके, तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढना था। इसीलिए जितिन प्रसाद ने अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज किया। बीजेपी को जरूरत थी और उनको जरूरत थी। चलिए, बीजेपी को जरूरत थी, जितिन प्रसाद को जरूरत थी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जम गया। लेकिन रवि, कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस को क्या जरूरत नहीं थी जितिन प्रसाद की? कोई रिएक्शन? देखिए, फिलहाल अभी तक तो कांग्रेस तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप देखें तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितिन प्रसाद एक बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं। और अभी जिस तरह से, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रियंका गांधी को जो जिम्मेवारी दी गई थी उत्तर प्रदेश की, महासचिव हैं और पूरे राज्य की उनको जिम्मेवारी दी गई थी, अगर उनके टीम का कोई बंदा पार्टी छोड़कर चला जाता है, अगर बीजेपी ज्वाइन करता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका होता है। हालांकि पार्टी के अंदर जिस तरह से G23 के जो सदस्य थे जिन्होंने विद्रोह किया था, विरोध किया था और ये कहा था कि पार्टी के अंदर कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, उस दौरान जब मेरी जितिन प्रसाद से मुलाकात हुई थी उस दौरान भी वो काफ़ी व्यथित थे और उन्होंने कहा था कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। और यही वजह है कि उन्होंने G23 के साथ
लेटर लिखा था। लेकिन जिस तरह से उनको मनाया गया था पार्टी की तरफ से, उन्होंने माफी मांगी थी और बंगाल का प्रभार दिया गया था, तो ये जरूर माना जा रहा था कि हो सकता है कि चलिए, तो आगे सिचुएशन ठीक होगी ये उम्मीद थी उन्हें, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए और अब जितिन प्रसाद बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र पुनीर आपका और रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहा है।